केरला, मॉडर्निटी और नेचर के बीच एक परफेक्ट बैलेंस, जहाँ सड़कें हरियाली को चीरती हैं मगर काटती नहीं, जहाँ मशीनों के शोर में चिड़ियों की आवाज़ दबती नहीं, मरती नहीं। उसी जन्नत जैसे केरला का चेरतला, बैक वाटर्स और जंगलों के सुकून के बीच बसा एक छोटा सा टाउन, और उस छोटे से टाउन में एक 2.5 एकड़ का बंगला, और उस बंगले में रहता था सिर्फ एक इंसान और उसके साथ कई सारी लाशें। लाशें जो दुनिया से गायब हो गई, लाशें जिनकी कहानी सामने आने में 19 साल लगे। ഇവിടെ ഇത്ര ഇതാണെന്ന് നമുക്കറിയാം. എന്ത് പറ്റി ഇതിനെന്നാണ് എത്രയൊക്കെ കൂടുതലാണ് We had never imagined what would be mysterious. അമ്മാവെന്നും പറഞ്ഞ് ഒരുപാട് ആൾക്കാർ വരാറുണ്ട്. Mysterious Aman. और जब कहानी सामने आई तो उसने पूरे देश को दहला के रखा। ये क्या? वेलकम टू इंडियाज क्रेजी स्टोरीज। आई एम जैन अनवर एंड दिस इज स्टोरी ऑफ CM Sebastian, the story of the graveyard bungalow of I've never seen him before. His videos I've never seen them before. आज देखते हैं भाई क्या सीन है. मेरे को ऐसे ही फीड पे रिकमेंड हुआ तो मैंने सोचा ये देखते हैं भाई क्या सीन है. Chapter 1 बिंदु पद्मानंद. साल सॉरी भाई रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन दोस्तों. एक कंप्लेन लिखाने आता है। कुछ नहीं कर सकते. ये आदमी था बी प्रवीण कुमार, जो इटली से हाल ही में केरला आया था। ये अपने गांव जाता है, अपने घर जाता है और देखता है कि उसकी बहन वहां पर नहीं है और उसकी प्रॉपर्टी अब किसी और के नाम पर हो गई है। तो आके कंप्लेन लिखाता है कि साहब मेरी बहन सालों से गायब है। सालों गायब होने के बाद आपको अब रियलाइज हुआ। और यहाँ से प्रवीण कुमार अब एक अजीब सी कहानी सुनाता है। वो बताता है कि कई सालों से वो इटली में था। साल 2002 में उसकी मम्मी और पापा का देहांत हो गया और क्योंकि वो इंडिया नहीं आ सका, उनकी सारी प्रॉपर्टी उसकी बहन बिंदु के नाम पर कर दी गई। माँ बाप के डेथ के बाद बिंदु एकदम अकेली पड़ गई। काफी टाइम से प्रवीण और बिंदु की बात ही नहीं हुई। जब प्रवीण वापस आया तो उसने देखा कि बिंदु अपने घर पर नहीं है और वो प्रॉपर्टीज भी अब किसी और के नाम पर हो गई है। नाउ ये बेहद अजीब बात थी। प्रवीण कुमार इतने सालों से इंडिया नहीं आया, अपने माँ बाप के मरने पर इंडिया नहीं आया और इतने सालों तक उसने अपने बहन की कोई खैर खबर नहीं ली। ये तक नहीं पूछा कि वो जिंदा थी या मर गई। और अब वापस आता है तो देखता है कि उसकी बहन तो सालों से गायब है और उसकी प्रॉपर्टी के पेपर किसी और के नाम पर हो गए हैं। तो अब कंप्लेन लिखाने क्यों आया है? क्या उसको अपनी बहन की चिंता थी या सिर्फ उन प्रॉपर्टीज की? खैर, ऑफिशियल्स को समझ में आ गया था कि प्रवीण कुमार और बिंदु के बीच में भाई बहन जैसा प्यार वाला रिश्ता नहीं था और शायद प्रवीण प्रॉपर्टी के बेचने से काफी ज्यादा हैरान था। वेल, क्योंकि ये कोई आम छोटी मोटी प्रॉपर्टी नहीं थी। केरला के अलग अलग हिस्सों में डिवाइडेड 5 करोड़ से ऊपर की प्रॉपर्टी थी और बिंदु का ऐसा सब कुछ बेचकर अचानक गायब हो जाना वाज एक्चुअली वेरी स्ट्रेंज। अब इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई। पुलिस ने इनिशियल इन्वेस्टिगेशन में पाया कि बिंदु 2005 तक अपने पापा की पेंशन कलेक्ट करती थी, यानी कि डिसअपीयरेंस 2005 के बाद हुई और अब 2017 था। 12 साल तक किसी को अंदाजा ही नहीं था कि बिंदु कहाँ थी। आस पड़ोस में पता किया तो लोग बोले कि वो अक्सर बैंगलोर जाने की बात करती थी पढ़ाई के लिए, शायद वहीं गई हो। तो उसका अचानक जाना किसी को अलार्मिंग नहीं लगा। पुलिस को यह भी पता चला कि 12 साल कौन सी पढ़ाई होती है, कनेक्ट नहीं था, ना ज्यादा दोस्त थे ना ज्यादा उठना बैठना। बिंदु कहाँ गई, किसके साथ और क्यों, ये कोई नहीं जानता था और पुलिस को भी शक था कि क्या बिंदु जिंदा भी है या नहीं। आसपास के हॉस्पिटल्स में डेथ रिकॉर्ड्स में चेक करा गया, कोई भी अनकॉल्ड फॉर डेथ हुई हो, कोई भी अनअकाउंटेड अननेम्ड डेथ हुई हो, सारी चीज़ों को तलाशा गया बट बिंदु का नामो निशान नहीं मिला। इट वॉज ऑलमोस्ट एज इफ बिंदु हैड वैनिश्ड इन थिन एयर। बट प्रॉपर्टीज, उनका क्या? इंसान अचानक गायब हो सकते हैं लेकिन प्रॉपर्टीज नहीं हो सकती। प्रॉपर्टीज के बाकायदा कागज होते हैं, उनके ट्रांसफर की डीड्स होती हैं और अब पुलिस ने उन कागजों को खंगालना शुरू करा। कागज देख के पता चला कि 4 अलग अलग सब रजिस्ट्रार के ऑफिस से इन जमीनों को बेचा गया था। एडापल्ली, पट्टनाकाड, चेरतला, अंबलपुरा, और सब 2005 के बाद। और ये एक पैटर्न था क्योंकि 2005 में ही बिंदु ने अपने पापा की पेंशन कलेक्ट करना बंद करी थी और पुलिस एक सिंपल से जो वो उसका 2005 चाहती थी, उसने अपनी सारी जमीनें बेची, 5 करोड़ रुपए अंदर लिए और वहां से गायब हो गई। यार 5 करोड़ लेके आ तो भागती कंट्री से बाहर। अगर भाग नहीं होता तो देश में तो फिर तो मिलना नामुमकिन सही था भाई। देश में तो मिल नहीं पाता, देश के बाहर का खाक मिलेगा। लेकिन जब कागजों को तलाशा गया तब एक और स्ट्रेंज बात निकल कर आई। बिंदु के जो कागज लगे थे, उसका ड्राइविंग लाइसेंस, उसके स्कूल की मार्कशीट वगैरह वगैरह, उसमें बिंदु की नहीं बल्कि किसी और की फोटो थी। ये कैसे हो सकता था? सरकारी डॉक्यूमेंट्स में उस इंसान की जगह किसी और इंसान की फोटो थी। ध्यान से देखा गया, पता किया गया तो पता चला वो फोटो टी मिनी उर्फ जया नाम की एक औरत की पिक्चर्स थी। और अब पुलिस को शक था कि इस औरत ने ही बिंदु की आइडेंटिटी को फोर्ज करके उसके डॉक्यूमेंट पर अपनी फोटो लगाई और प्रॉपर्टीज फ्रॉड तरीके से बेच दी। पुलिस जब इन्वेस्टिगेशन करती है तो उनकी मुलाकात बीनू कुरियन नाम की एक औरत से होती है। बीनू कुरियन वही सब रजिस्ट्रार थी जिन्होंने इन प्रॉपर्टीज के ट्रांसफर को ओवरसी करा था और इत्तेफाक से वो टी मिनी को पहचान लेती हैं। वो पहचानती हैं और कहती हैं कि यही वो औरत है जो बिंदु बनकर मेरे ऑफिस में आई थी।
उसके बाद टी मिनी के हैंडराइटिंग के सैंपल्स लिए जाते हैं और बिंदु के साइन के सैंपल से वो एग्जैक्टली मैच करते हैं। एंड नाउ द पुलिस वाज क्लियर, बिंदु की आइडेंटिटी थेफ्ट हुई थी। इट इंडीड वाज टी मिनी हु प्रिटेंडेड टू बी बिंदु टू सेल ऑफ देयर प्रॉपर्टी। टी मिनी से जब पूछताछ होती है तो वो कहती है कि सारा काम मैंने अकेले नहीं करा, कुछ लोगों के जरिए मैं एक इंसान से मिली थी, उसने मुझसे ये काम करवाया। वो इंसान का नाम था CM सेबेस्टियन। CM सेबेस्टियन चैरतला के पल्लीपुरम में रहा करता था। उसे लोग प्यार से अम्मावन यानी मामा कह के बुलाते थे। ये करीब 55-60 साल का आदमी था जो वहां पर अकेले रहा करता था। उसकी बीवी कहीं और रहा करती थी और ये दोनों हस्बैंड वाइफ एक दूसरे से अलग क्यों रहते थे ये कोई नहीं जानता था। सेबेस्टियन वहां पर प्रॉपर्टी डीलिंग्स का काम करता था, एक साधारण शांत स्वभाव वाला आदमी। अम्मावन ऐसा कोई फ्रॉड कर सकता है ये कोई सोच भी नहीं सकता था। पुलिस ने उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया, बिंदु के डिसअपीयरेंस के बारे में सवाल पूछे और सेबेस्टियन ने कहा कि बिंदु उनसे प्रॉपर्टी के सिलसिले में मिलने आई थी, लेकिन उसके बाद से वो कहाँ गई उसे कुछ नहीं पता। जब प्रॉपर्टी के ट्रांसफर के बारे में पूछा गया, टी मिनी के दिए हुए बयानों के बारे में पूछा गया, तब वो टेढ़े मेढ़े इधर उधर के जवाब देने लगा। मिनी बताती है कि उसको ये कहा गया था कि बिंदु की विदेश में डेथ हो चुकी है और अब उसके प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करने के लिए ये छोटा मोटा काम करना पड़ेगा। लेकिन जब पुलिस ने सवाल करे तो सेबेस्टियन के जवाब बिखरने लगे। His inconsistencies told police that something was wrong. पुलिस उसके खिलाफ अभी इन्वेस्टिगेशन कर ही रही थी, तभी उन्हें मनोज के बारे में पता चला। मनोज वहां लोकल एक ऑटो ड्राइवर हुआ करता था जो अक्सर सेबेस्टियन को एक जगह से दूसरी जगह ले जाया करता था। पुलिस को लगा कि शायद मनोज के जरिए उन्हें कोई क्लू मिल सके। हो सकता है मनोज ने सेबेस्टियन को कहीं छोड़ा हो, उसने बिंदु और सेबेस्टियन को एक साथ देखा हो, इसलिए वो मनोज को 27 जून को कॉल करते हैं। ये कहते हैं कि आपको 28 जून को इन्वेस्टिगेशन के लिए थाने आना पड़ेगा। लेकिन अगले दिन मनोज थाने नहीं आता है। जब पुलिस उससे पूछने के लिए उसके घर पहुंचती है तो देखती है कि मनोज मर चुका है। The fuck? ये सुसाइड था या मर्डर या नेचुरल डेथ ये कोई नहीं जानता। नेचुरल पुलिस इसे ऑफिशियली अनएक्सप्लेन्ड डेथ लिखती है, लेकिन एक प्रोबेबल विक्टिम का अचानक ऐसे मर जाना टोल्ड पुलिस दैट बिंदुज केस वाज वेरी वेरी कॉम्प्लेक्स। मनोज की बीवी बार बार ये कहती रहती है कि सेबेस्टियन की धमकी देने पर ही मनोज की मौत हुई। ये कितनी सच कितनी नहीं ये आगे पता चलेगा। Nobody knows भाई। पुलिस का शिकंजा सेबेस्टियन Not guilty until proven। के ऊपर कसता जा रहा था, लेकिन फ्रॉड के केस में, मर्डर के केस में नहीं, बिकॉज मर्डर केस के लिए तो बॉडी ही नहीं मिली थी। पुलिस को यही नहीं पता था कि बिंदु जिंदा भी है या नहीं, और ऐसे में सिर्फ शक के बिना पर सेबेस्टियन के ऊपर मर्डर के चार्जेस नहीं लगाए जा सकते थे। लेकिन फ्रॉड वाले केस में सेबेस्टियन के खिलाफ इनफ एविडेंसेस थे। पुलिस उसे सरेंडर करने को कहती है। सेबेस्टियन एंटिसिपेटरी बेल अप्लाई कर लेता है। 5 जुलाई को उसकी बेल रिजेक्ट हो जाती है और 8 जुलाई को सेबेस्टियन एक कोर्ट आता है, काले पैंट और सफ़ेद शर्ट पहन के, बिल्कुल वकील की वेशभूषा में। लेकिन तभी कुछ पुलिस वाले उसे पहचान लेते हैं और उसे अरेस्ट कर लेते हैं। अरेस्ट होने के बाद वो कहता है कि मैं तो सरेंडर करने आया था। बट आइदर वे सेबेस्टियन वाज फाइनली अरेस्टेड, मर्डर के चार्जेस नहीं, फ्रॉड के चार्जेस पर। टी मिनी को भी अरेस्ट किया जाता है एंड क्योंकि ये चार्जेस फाइनेंशियल फ्रॉड के थे, उनको वक्त के साथ बेल मिल जाती है। लेकिन किसी को ये नहीं पता चलता कि बिंदु कहाँ गई। बिंदु के प्रॉपर्टी के फ्रॉड का केस तो खुलता जा रहा था, लेकिन उसकी डिसअपीयरेंस का केस और गहरा होता जा रहा था। धीरे धीरे बिंदु बिकेम अ कोल्ड केस। लेकिन तभी लोगों का ध्यान एक दूसरी तरफ भी गया। पिछले कुछ सालों में चैरतला और आलापुरा से सिर्फ बिंदु ही गायब नहीं हुई थी, एक और औरत भी गायब हुई थी, एग्जैक्टली लाइक बिंदु। The disappearance of Aisha and Sindhu। A lady vanishing without a trace। साल 2012, 56 साल की आयशा अचानक एक दिन अपने घर से गायब हो जाती है। आयशा चैरतला में रहा करती थी और लोकल पंचायत कमेटी में काम किया करती थी। हाल ही में रिटायर हुई थी और उनके हस्बैंड की डेथ काफ़ी साल पहले हो चुकी थी, लिहाजा वो वहाँ अकेली ही रहा करती थी। पिछले कुछ सालों में काम करके उन्होंने अपने लिए कुछ ज़मीन, कुछ जायदाद, कुछ गहने बनाए थे ताकि रिटायरमेंट के बाद उन्हें किसी पर डिपेंडेंट ना रहना पड़े। 13 मई 2012 को वो अपने घर से निकलती। अरे हार्ड है भाई, अगर अकेले हो आप लोग एंड आप प्रॉपर्टी बनाई जा रहे हो भाई। पहली बात तो वो गई कि वो प्रॉपर्टी आपके मरते ही खराब, भाई मतलब खराब इन द सेंस कुछ काम की नहीं रहेगी। दूसरी बात भाई भरोसा भी नहीं, क्योंकि जितना पैसा उतना दुश्मन वाली सीन हो जाता है ना, क्योंकि प्रॉपर्टी, गोल्ड, ये सब तो दिख जाते हैं भाई। गोल्ड खरीदा तो पहनती तो होगी भाई, ऑब्वियसली बात है। प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी अगर खरीदते हैं भाई कुछ ना कुछ करके मल्ले को पता चल जाता है भाई। जितनी प्रॉपर्टी, जितने दुश्मन, और भाई ऊपर से ओल्ड लेडी अलोन हैं रिलेटिव्स को ये बोलकर कि वो पास में बैंक जा रहे हैं कुछ काम और कागज निकालने के लिए। अपने साथ कुछ नगद और सोना लेकर भी जाती हैं, लेकिन शाम तक वापस ही नहीं आती। पहले रिलेटिव्स ने सोचा कि शायद आयशा किसी दोस्त के यहाँ रुक गई होंगी, लेकिन जब रात तक वो घर नहीं आई, पहले रिलेटिव्स ने सोचा कि शायद आयशा किसी, लेकिन शाम तक वापस ही नहीं आती।
पहले रिलेटिव ने सोचा कि शायद आयशा किसी Relatives दोस्त के कौन यहाँ होता रुकी है? होगी, अच्छा दोस्त है लेकिन क्या जब उसका? रात तक वो घर नहीं आई और कॉल्स का कोई जवाब नहीं आया, तब लोग परेशान होने लगे। ये साल 2012 था। पुलिस के पास टेक्नोलॉजी लिमिटेड थी और क्योंकि उनके पास फोन ट्रैकिंग जैसी टेक्नोलॉजी नहीं थी, वो ट्रेस ही नहीं कर 2012 पाए में कि नहीं थी, आयशा crazy। उस रात कहाँ थी। जब बाद में इन्वेस्टिगेशन हुई तो आयशा की एक दोस्त रोजम्मा ने कुछ बताया। उसने बताया कि आयशा कुछ जमीन खरीदने के चक्कर में किसी सेबेस्टियन से मिला करती थी, लेकिन जब 2012 में पुलिस ने सेबेस्टियन से बात करी तो सेबेस्टियन मानता है कि हाँ, आयशा मेरे घर आई थी कुछ प्रॉपर्टी के कागजात के लिए, लेकिन उसके बाद कहाँ चली गई मुझे नहीं पता। आयशा was never seen again ever। 2005 में बिंदु और 2012 में आयशा, इन दोनों के डिसअपीयरेंसेस में दो चीजें कॉमन थी। पहला, 2005 में बिंदु, 2012 में अच्छा फेयर एनफ। बिंदु का पता बाद में चला था ना, 12-13 साल इनका बाद। सोशल सर्कल बहुत छोटा हुआ करता था, इनके आसपास कोई इमीडिएट फैमिली नहीं थी। और दूसरा, इन दोनों केसेस में सेबेस्टियन का नाम शामिल था। लेकिन आयशा की डिसअपीयरेंस 2012 में हुई और बिंदु के डिसअपीयरेंस के बारे में पुलिस को 2018 में पता चला। देयर वाज नो वे दैट पुलिस वुड लिंक बोथ दीस केसेस टुगेदर। और अगर आप करते भी तो 2012 के एविडेंसेस, रिकॉर्ड्स, विटनेसेस कुछ भी यूजफुल नहीं था। आयशा और बिंदु के डिसअपीयरेंस में एक पैटर्न के अलावा पुलिस को कुछ भी नहीं मिलता। लेकिन फिर अक्टूबर 2020 में चेरतला में एक और गुमशुदगी की रिपोर्ट फीट पिक्स दिखाने की जरूरत नहीं थी बड़े भाई, यहाँ पे किसी रैंडम से अंक की दर्ज कराई जाती है। 43 ईयर ओल्ड सिंधु, एक सिंगल मदर, 19 अक्टूबर 2020 को अपनी बेटी की एंगेजमेंट से सिर्फ एक दिन पहले कुछ गहने और कैश लेकर घर से निकलती हैं और वापस नहीं आती। अपनी बेटी के एंगेजमेंट से एक दिन पहले वो पैसे और गहने लेकर अचानक कहाँ गायब हुई। पुलिस ने पता करा, आसपास के लोगों से देखा और कुछ भी कॉन्क्रीट नहीं मिला। हाँ, बस इतना जरूर मालूम पड़ा कि कुछ दिनों से वो अपनी बेटी के लिए एक जमीन खरीदना चाहती थी ताकि उसको शादी और एंगेजमेंट पर गिफ्ट कर सकें। और क्या ये भी इत्तेफाक था कि तीनों बार कहीं ना कहीं लैंड का कोई मामला इन्वॉल्व था। क्या ये केस भी सेबेस्टियन की तरफ इशारा कर रहा था। सेबेस्टियन, यस तीन सर। अलग अलग टाइम पीरियड में तीन अलग अलग औरतें गायब हुई और तीनों के तार कहीं ना कहीं सेबेस्टियन से जुड़ रहे थे। ये महज इत्तेफाक नहीं हो सकता था। दिस वॉज अ पैटर्न। बट इसके अलावा पुलिस को ना कोई गवाह मिले, ना कोई सबूत, ना कोई लाश और ना कोई कंप्लेन। बिंदु, आयशा, सिंधु ये जीते जाते लोग बस एक रिपोर्ट में नाम बनकर रह गए। वही बात है ना भाई कि क्या पता भाई वो सेबेस्टियन के ऊपर कोई इल्ज़ाम ही लगा रहा हो। बट यहाँ पे मैं नहीं कह रहा कि सेबेस्टियन वो है मतलब इनोसेंट है, बट बहुत जगह ऐसा हो सकता है ना, तो इसलिए दे कैंट इवन लाइक ऑन द स्पॉट भी डिसीजन नहीं ले सकते कि किसी को कहाँ जेल डालना है, किसको क्या सीन है, क्योंकि ज़रूरी थोड़ी है कि असली ही हो, ज़रूरी थोड़ी है कि उसको विक्टिम बनाया जा रहा हो। क्या कहते हैं उसको, कुछ तो कहते हैं भाई, वो छोड़ो भाई, नाम भूल गया मैं, वर्ड भूल गया। केस ऑफ दिसंबर 2024, जैन मैथ्यूज, एक 55 साल की औरत जिसको लोग प्यार से जैनम्मा बुलाते थे, अचानक गायब हो जाती है। फोर्थ लेडी, केरला में सारे 23 दिसंबर 2024 को जैनम्मा अपने घर से निकली निकली और रात में वापस ही नहीं आई। जैनम्मा भी अकेली रहती थी, उनके परिवार वाले काम की वजह से कहीं और रहा करते थे। जैनम्मा वैसे आमतौर पर मेडिटेशन सेंटर जाया करती थी। जब वो घर से गायब हुई, सबको लगा कि मेडिटेशन सेंटर गई होंगी, लेकिन जब वहां से कोई जवाब नहीं आया तो लोग घबराए। नाउ टेक्निकली जैनम्मा का गायब होना बाकी औरतों के गायब होने जैसा ही था। इनफैक्ट बिल्कुल एग्जैक्ट वैसे ही। अचानक एक अकेली रहने वाली औरत घर से निकली और रात में वापस ही नहीं आई। लेकिन बस एक फर्क था, जैनम्मा को खोजने वाली एक फैमिली थी। देयर वाज समबडी टू फाइट फॉर हर। उनके गायब होते ही जैनम्मा के हस्बैंड और उनके सिबलिंग्स ने पुलिस रिपोर्ट फाइल करी। लोकल पुलिस ने इनिशियल सर्च शुरू करी और जैनम्मा का कुछ पता। भाई अगर उसका हस्बैंड था तो व्हाई द फक वाज शी लिविंग अलोन? इफ मतलब काम के सिलसिले में बाहर रहना था, एंड इफ भाई वो हस्बैंड आके बाद में मतलब कर रहा है कार्रवाई एंड ऑल दैट, तो मोस्ट प्रोबेबली दे वर हैविंग लाइक अ गुड रिलेशनशिप एंड ऑल दैट, सो व्हाई द फक वाज शी लिविंग अलोन भाई? हाँ, ये क्या बात हुई? एंड शी वाज ओल्ड, सो कुछ वैसे भाई नेचुरली कुछ हो ही सकता था। Would have handled it भाई, crazy। नहीं चला। इस इन्वेस्टिगेशन की स्लो स्पीड देखते हुए जैनम्मा की फैमिली सीधा केरला हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाती है। फैमिली कहती है कि लोकल पुलिस बहुत ही सुस्ती से इस मामले में काम कर रही है और ठीक से जांच ही नहीं कर पा रही। कोर्ट इन ऑब्जर्वेशंस को ऑब्जर्व करता है और ये केस केरला की लोकल पुलिस से हटाकर कोट्टयम की क्राइम ब्रांच को सौंप देता है। और क्राइम ब्रांच आते ही ऑब्जर्व करता है कि जैनम्मा का गायब होना एक पैटर्न का हिस्सा है। एक अकेली रहने वाली औरत अचानक पैसे और गहने लेकर गायब हो गई। आयशा, बिंदु, सिंधु और अब जैनम्मा। वो जैनम्मा की दिनचर्या समझना शुरू करते हैं और वहां से उनको पता चलता है कि जैनम्मा अक्सर एक मेडिटेशन सेंटर जाया करती थी। और गेस कीजिए कि उस मेडिटेशन सेंटर में और कौन आता था? सीएम सेबेस्टियन। क्राइम ब्रांच को ये पहले से पता था कि बिंदु के केस में सेबेस्टियन वाज ऑलरेडी अ सस्पेक्ट
और अब धीरे धीरे क्राइम ब्रांच उस पर नजर रखने लगती है। एक और चीज जैनम्मा की फेवर में थी, वो था टाइम। ये 2025 था। पुलिस के पास, क्राइम ब्रांच के पास कई सारी पिछले साल टेक्नोलॉजीज की थी बात ही और है। सीसीटीवी का कवरेज पूरे स्टेट में काफी बेहतर हो चुका था। सो द चांसेस ऑफ फाइंडिंग जैनम्मा वाज मच मोर स्ट्रॉन्गर दिस टाइम। और अब क्राइम ब्रांच में साइबर सेल, फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स और एक्सपीरियंस ऑफिसर्स की एक टीम बनाई जाती है। ये सबसे पहले जैनम्मा के मोबाइल फोन की आखिरी लोकेशन ट्रेस करती है। फोन की लास्ट कंफर्म लोकेशन थी पल्लीपुरम, वही एरिया जहां सेबेस्टियन का घर था। ओ वाह। बट पुलिस नीडेड मोर। उन्होंने सीसीटीवी खंगालना शुरू करे, लोगों से पूछना शुरू करा और तभी उन्हें एक सुराग मिला। जैनम्मा का फोन रिचार्ज हुआ। किस जगह, किस दुकान से, पुलिस को एग्जैक्टली मालूम था। और जब वहां पर सीसीटीवी फुटेज देखा गया तो वहां पर दिखता है सेबेस्टियन। जैनम्मा के गायब होने वाली रात को सेबेस्टियन और जैनम्मा का फोन एक ही जगह था। वाह। इस बार सेबेस्टियन के खिलाफ सिर्फ शक नहीं बल्कि सबूत भी था। 28 जुलाई को सेबेस्टियन को अरेस्ट करा जाता है और उसके अरेस्ट होने के बाद क्राइम ब्रांच की टीम उसके 2.5 एकड़ में फैले बंगले की तरफ घुसती है। ദുരൂഹതയാണ് നിറയെ. വെളിച്ചം പോലും അധികമെത്താത്ത നിഗൂഢത നിറഞ്ഞ വീട്. ओनली टू रियलाइज कि ये घर नहीं बल्कि सेबेस्टियन का अपना कब्रिस्तान था। क्राइम ब्रांच की टीम वहां छानबीन करना शुरू करती है इस उम्मीद में कि वहां से जैनम्मा शायद मिल सकती थी, लेकिन वहां जैनम्मा नहीं, एक इंसानी खोपड़े का कंकाल मिलता है। A human's skull। साथ में ही एक इंसान की थाई की हड्डी और उसके अलावा कुछ दांत विद डेंटल इम्प्लांट्स। पुलिस वाज श्योर कि हड्डी, ये कंकाल जैनम्मा का था, लेकिन जैनम्मा का परिवार कहता है कि उनके दांत में कभी डेंटल इम्प्लांट थे ही नहीं। तो ये दांत किसका था? तो ये दांत बीनम्मा वगैरह का आयशा का था। बीनम्मा क्या होता है? बीना। इस डिस्कवरी के बाद पूरे मोहल्ले में सनसनी फैल जाती है। उनका अम्मावन, उनका अपना सेबेस्टियन ये क्या कर रहा था? मीडिया का हुजूम लग जाता है और 4 अगस्त को एक और टीम वहां पहुंचती है फर्दर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। और इस बार फिर घर के अंदर से कई सारी हड्डियां मिलती हैं। 4 സ്ത്രീകളുടെ തിരോധാനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള അന്വേഷണത്തിന്റെ തുമ്പ് അല്ലെങ്കിൽ അന്വേഷണത്തിൽ ചുരുളഴിക്കാൻ കഴിയുക ഈ കിടക്കുന്ന 2.5 ഏക്കർ സ്ഥലത്തിനകത്താണ് എന്നാണ് പോലീസ് വിശ്വസിക്കുന്നത്. അതിന്റെ ഭാഗമായുള്ള പരിശോധനകളാണ് ഇവിടെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. डॉग्स और पुलिस की टीम फिर पहुंचती है। इस बार उन्हें 20 जली हुई हड्डियां मिलती हैं। उस 2.5 एकड़ के बंगले में कुछ पॉन्ड्स भी बने हुए थे, छोटे छोटे तालाब। पुलिस की शक उन तालाबों पर भी जाती है। उन तालाबों का पानी निकाला जाता है और वहां से मिलती हैं कुछ और सुराग, हैंडबैग्स, शॉल्स, कपड़ों के टुकड़े और पेड़ पे से एक रोजरी मिलती है। बाथरूम के टाइल्स पर खून के धब्बे मिलते हैं। 6 अगस्त को पुलिस ग्राउंड ब्रेकिंग रडार लेकर वहां जाती है और इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। उससे क्या मिलता है ये मीडिया में कभी सामने नहीं आता, या एटलीस्ट हमारे रिसर्च में सामने नहीं आया। 8 अगस्त को पुलिस सेबेस्टियन की पत्नी के घर जाती है। वहां सेबेस्टियन के यार वही बात है ना, मीडिया उतनी वो भी तो नहीं है, ट्रांसपेरेंट भी तो नहीं है। ये बताना चाहिए था, क्यों नहीं बताया? व्हाट द फक भाई। कार से एक जेरी कैन मिलता है जिसके अंदर से डीजल की बदबू आ रही होती है, और साथ ही एक हैमर और एक बड़ा सा चाकू। 14 अगस्त को कुछ डीएनए के सैंपल्स वापस आते हैं। बाथरूम में जो खून के निशान देखे गए थे वो जैनम्मा के थे। कुछ ही दिनों में वो लॉकर भी मिल गए जहां सेबेस्टियन ने जैनम्मा के गहने गिरवी रखे थे। और पुलिस अब समझ चुकी थी कि बिंदु, आयशा और जैनम्मा की जिंदगियां सेबेस्टियन के इस 2.5 एकड़ के कब्रिस्तान में ही खत्म हुई थी। बट क्यों किया सेबेस्टियन ने ऐसा? जवाब बहुत सिंपल था, लालच। सेबेस्टियन ने उन लोगों को देखा जिनके पास पैसा है, जमीन है, जायदाद है, और इसके अलावा कुछ नहीं है, कोई भी नहीं है। वो जानता था कि बिंदु अकेली है, अनमैरिड है, कोई उसका आसपास नहीं। 2003 में उसने बिंदु से दोस्ती करी। कई मीडिया रिकॉर्ड्स बताते हैं कि बिंदु अक्सर उसके घर जाया करती थी और उनके बीच में काफ़ी अच्छी दोस्ती थी। फिर 2006 में बिंदु की ज़मीन और पैसा हड़पने का लालच सेबेस्टियन के दिमाग में आ गया। एक दिन उसे घर बुलाता है और वहीं मार डालता है। उसकी बॉडी के अलग अलग टुकड़े करके अपने पूरे कंपाउंड में दफना देता है। जब उसे लगता है कि फ्लैश अब गल चुकी, ये देखो भाई, वो बीना का कब हुआ था? 2005 में, और कब ये हुआ? अभी 2025 में। 19 साल। इस क्रेजी का होगा। तब हड्डियों को वापस बाहर निकालता है और उनमें आग लगा देता है। जैनम्मा से उसकी दोस्ती उसी मेडिटेशन सेंटर में हुई थी। 23 दिसंबर को जैनम्मा निकली तो मेडिटेशन सेंटर के लिए थी, लेकिन पहुंचे थी सेबेस्टियन के घर। क्यों? सेबेस्टियन उन्हें भी मारता है, उनकी बॉडी के छोटे छोटे हिस्से करके उनमें आग लगा देता है। उनके जिस्म से जितना सोना मिलता है उन्हें जाके गिरवी रख देता है। आयशा के साथ उसने क्या किया ये कोई नहीं जानता। मीडिया में कुछ रिपोर्ट सिर्फ बिंदु और जैनम्मा की कन्फेशंस के बारे में ही है, लेकिन उसके घर से आयशा का दांत मिलना पॉसिबली हिंट्स दैट ही वाज इन्वॉल्वड देयर एज वेल। वेयर सिंधु? सिंधु के केस में क्या हुआ ये कभी किसी को पता नहीं चला। सेबेस्टियन फिलहाल केरला की एक जेल में ट्रायल का इंतजार कर रहा है, और उसका घर, वो घर अब पूरी तरह से उखड़ चुका है, बिखर चुका है, लेकिन उसके अंदर दबी लाशें, उनकी कहानियां अब भी इंतजार कर रही हैं।
हम क्राइम की कहानियाँ सुनते हैं, ट्रू क्राइम के पॉडकास्ट देखते हैं, मैं उन कहानियों को सुनाता हूँ। हमेशा हम एक विलन को खोजते हैं, एक क्रिमिनल माइंडसेट के आदमी को। लेकिन क्या हम सोच सकते हैं कि अम्मावन जैसा आदमी कोई क्रिमिनल हो सकता है? एक आदमी हाँ जिस पे हम भाई। ट्रस्ट करते हैं, जिससे हमारी दोस्ती है। यार पता है मोस्ट प्रोबेबली ना मोस्टली वही लोग होते हैं जो बहुत ज़्यादा ऐसे इनोसेंट एक्ट करते हैं एंड ऑल दैट, थोड़ा अलग अलग सा रहते हैं लोगों से, अकेले रहते हैं, मतलब ऐसे लोगों का मतलब क्राइम करने का चांस बढ़ जाता है क्योंकि उन पर कोई शक ही नहीं करता। दे आर गुड लाइक इन पब्लिक। अभी एक देखा था हमने SRP का जिसमें दो कपल क्या होता है, एक कपल था और लाइक देवर रनिंग रैकेट ऑन डार्क वेब काइंड ऑफ शिट, जहाँ पे वो बच्चों के समथिंग बेचते थे, विच वाज आल्सो लाइक कि मतलब सब ट्रस्ट करते थे उन पे। तो इन लोगों को वही होता है ना, इन पे लोग आसानी से ट्रस्ट कर लेते हैं क्योंकि जोली नेचर होता है, अच्छे लोग होते हैं, एंड फिर जो होता है फिर होता ही है। वो भी ऐसे क्राइम कर सकता है। जैसे जैसे मैं इन क्राइम्स को पढ़ता हूँ, इनकी कहानियाँ सुनाता हूँ, मुझे यकीन होने लगा है कि इस दुनिया में इंसान से ज़्यादा खतरनाक शायद कोई जानवर नहीं। हाँ भाई, आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। इफ यू डिड देन लाइक दिस वीडियो, कमेंट करके मुझे अपने ओपिनियन ये बताइए। कौन है? मेरे बाकी के वीडियोस सुना देखिए। इफ यू सुना देन है। थिंक आई एम वर्दी ऑफ सब्सक्रिप्शन देन डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। जय ये केरला का कवर करता है क्या सिर्फ? क्या सीन है? ओके भाई, feeling sad for whatsoever like happened with all these women and I wish भाई ये सेबेस्टियन को भाई फांसी चढ़ा दें क्योंकि 4 लोगों का मर्डर किया है भाई, सो ऑब्वियसली वेल डिजर्व्ड। एंड 20 साल बाद कुछ अगर कर रहे हो किसी को कैद वैद तो भाई चढ़ाओ ना भाई फांसी, क्या सीन है। बाकी यार अगर तुम कोई वीडियो वापस देखने, लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, जाके देख सकते हो। मेरे मेन चैनल पे एक वीडियो डाली है मैंने कुछ हफ्तों पहले, कुछ क्या 1-2 हफ्ते पहले आई गेस, सो उसका भी मैं लाइक एंड स्क्रीन पे डाल दूंगा, उसको भी जाके देख सकते हो। बाकी मेरा भी इकोनॉमिक्स का एग्जाम है, वो हो जाएगा तो भाई मैं मेन चैनल पे एक और नई वीडियो डाल दूंगा, दैट वुड बी लाइक समथिंग रिलेटेड टू डार्क वेब एंड शिट, सो यू गाइस कैन गो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।